माधोपुर गांव में श्यामलाल अपनी बेटी के साथ रहता था। उसके आर्थिक हालात बहुत खराब थे। पहले वो एक मेहनती किसान था, लेकिन उम्र और बीमारी ने उसे लाचार बना दिया। वो बहुत गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे थे। उसके घर सरपंच भानु प्रताप आता है। ए श्यामलाल, बाहर निकल, तुझे कर्ज दिए हुए सालों बीत गए हैं, तूने अभी तक मेरे पैसे नहीं लौटाए हैं। मुझे आज मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो मैं तुझे और तेरी बेटी को धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। आज मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। इसी दया कीजिए प्रधान जी, कल ही मेरा बेटा शहर से लौटने वाला है। मेरा बेटा आते ही मैं सबसे पहले उसे आपके पास भेजूंगा और आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। सिर्फ 2 दिन रुक जाएगी। इतने सालों तक आपने इंतजार किया है, सिर्फ 2 दिन की मोहलत और दे दीजिए। बस अब बहुत हो चुका। तुम्हें बहुत मोहलत मिल गई। हर बार तुम यही बोलते हो कि तुम्हारा बेटा आने वाला है। सालों बीत गए हैं, लेकिन तुम्हारे बेटे ने गांव में कदम तक नहीं रखा। लगता है तुम मेरे पैसे लौटना ही नहीं चाहते, और ना ही तुम्हारा कोई बेटा आने वाला है। मैं अब कुछ नहीं सुनूंगा। मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए, नहीं तो इस घर से बाहर निकलो। नहीं प्रधान जी, दया कीजिए। अगर 2 दिन में आपके पैसे नहीं मिले तो हम खुद ये घर छोड़ देंगे, लेकिन 2 दिन रुक जाएं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें आखिरी 2 दिन की मोहलत देता हूं। अगर 2 दिन में मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो तुम्हारा सारा सामान बाहर फेंक कर तुम्हें भी इस गांव से बाहर निकलवा दूंगा। ऐसा बोलकर सरपंच वहां से चला जाता है। राखी अपने पिताजी से कहती है, भैया 2 दिन में आ जाएंगे ना? अगर इस बार भैया नहीं आए तो इस बार तो प्रधान जी तो हमें गांव से निकलवा देगा। इस बार वो हमारी एक भी नहीं सुनेगा। आज वो बहुत गुस्से में था। आपने देखा भी, वो तो आज ही हमें निकाल देता। तुम फिक्र मत करो बेटी, अमर ने कहा है वो आता ही होगा और उसने पैसों का इंतजाम भी कर लिया है। उसके आते ही मैं प्रधान के सारे पैसे लौटा दूंगा। फिर चिंता करने की कोई बात नहीं है। 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन के बाद श्यामलाल के घर एक आदमी आकर बोलता है, अरे श्यामलाल, गजब हो गया। जिस कारखाने में तुम्हारा बेटा काम करता था, उस कारखाने में बहुत भीषण आग लगी थी उस दिन। उस कारखाने में जितने भी काम करने वाले लोग थे, सारे के सारे लोग बहुत बुरी तरह से जल गए, और खबर मिली है कि उसमें से कोई नहीं बचा। और इस कारखाने में तुम्हारा बेटा भी काम करता था। ये सब सुनकर श्यामलाल के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। 2 दिन के बाद उनके गांव में एक आदमी सूटकेस लेकर आता है। लोग श्याम अरे भाई साहब, जरा सुनिए तो, ये श्यामलाल का घर कहाँ है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? तुम कौन हो और कहां से आए हो? इस गांव के तो नहीं दिखते। आप तो जानते ही होंगे कि श्यामलाल के बेटे की कारखाने में आग लगने की वजह से मृत्यु हो गई थी। बेचारा दूसरे दिन ही गांव आने वाला था। उसने इतने सालों तक बहुत मेहनत करके बहुत सारा धन जमा कर लिया था। वो वे सब लेकर घर आने वाला था। उससे पहले ही ये दुर्घटना हो गई, और कारखाने के मालिक ने उनके परिवार वालों के लिए भी पैसे दिए हैं। मैं उसके वही पैसे उसके पिताजी श्यामलाल को देने आया हूँ। ये सुनकर सरपंच के मन में लालच जाग जाता है और वह सोचता है, क्यों ना मैं ही इसे बोल दूं कि मैं ही श्यामलाल हूं और इससे पैसे ले लूं। वैसे भी श्यामलाल ने मेरे से कर्जा लिया है, वो खुद तो मुझे चुकाने से रहा। मैं इसी से पैसे ले लेता हूं, जिससे मुझे कर्ज का पैसा भी मिल जाएगा और मेरा काम भी बन जाएगा। इसके लिए मुझे इसे यही से भगा देना होगा। ये श्यामलाल तक पहुंच ही नहीं पाए। अरे भाई, मैं ही श्यामलाल हूं और जिसकी बात तुम कर रहे हो वो मेरा ही बेटा था। अच्छा हुआ भाई साहब, आप मुझे यहीं पर मिल गए, वरना मुझे पूरे गांव में कहाँ कहाँ ढूंढना पड़ता। ये लो, आपकी अमानत। अब मैं चलता हूँ। ये बोलकर वो आदमी वहां से चला जाता है और सरपंच वो सूटकेस लेकर अपने घर चला जाता है। जैसे ही वो सूटकेस खोलकर देखता है, उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। सरपंच ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अब हमारा गुजारा कैसे होगा। हम तो पूरी तरह से अमर के भरोसे पे थे, पर पता नहीं ईश्वर ये कैसे परीक्षा ले रहा है। अमर ही तो हमारा सहारा था, भगवान ने उसे भी अपने पास बुला लिया। भगवान इतने कठोर दिल कैसे हो सकते हैं?
कभी कभी लगता है भगवान है ही नहीं। अगर होते तो हमारे साथ ये सब नहीं होता, जबकि हमने किसी का कुछ बुरा नहीं किया। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं भी आपके साथ काम करूंगी। हम कुछ न कुछ करके प्रधान जी का पैसा लौटा देंगे। आप चिंता मत कीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। राखी दूसरे के घर में खाना बनाने का, झाड़ू लगाने का काम करने लगती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रानी पानी लेने सरपंच के कुएं पर जाती है और उसी दिन सरपंच के दोस्त का लड़का अमर सरपंच के घर आता है। वो राखी की ओर देखता है और राखी को पसंद करने लगता है और सरपंच से बोलता है, क्या आपने पहचाना? मैं आपके दोस्त पूरन का बेटा हूँ। मेरा नाम अमर है। अरे बेटा अमर, तुम कितने बड़े हो गए हो। तुम्हें जब पिछली बार देखा था तो तुम बहुत छोटे थे, इसलिए चेहरा थोड़ा पहचान नहीं आया। चलो अंदर चलते हैं। बोलो बेटा, कैसे आना हुआ? वो क्या है ना चाचा जी, पिताजी ने एक ज़मीन का सौदा करने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। वही ज़मीन देखने के लिए मैं आया था। इस सिलसिले में आपसे भी थोड़ी बहुत बात करनी थी। अच्छा, तो तुमने अभी कारोबार भी संभालना भी शुरू कर दिया है? हाँ चाचा जी, थोड़ा बहुत मैं भी कारोबार देख लेता हूँ। अब पिताजी से ज़्यादा काम नहीं हो पाता, अब उनकी उम्र हो चुकी है, इसलिए ज़्यादातर काम मैं देख लेता हूँ। ये तो अच्छी बात है बेटा। आपसे एक बात पूछनी थी चचा जी। दरअसल मैं जब आ रहा था तो कुएं पर मैंने एक लड़की को देखा। क्या आप बता सकते हैं कि वो लड़की कौन है? लड़की? कौन सी लड़की? अभी जब मैं आ रहा था तो आपके घर के सामने जो कुआं है, उस कुएं पर पानी भर रही थी। क्या आप बता सकते हैं वो कौन है? रुको अमर बेटा, तुम तब तक चाय पानी पियो, मैं देख कर आता हूँ। भानुप्रताप बाहर जाकर देखता है तो कुएं पर उसकी बेटी कविता ही पानी भर रही थी। राखी वहां से जा चुकी होती है। अरे अमर बेटा, जिस लड़की के बारे में तुम पूछ रहे हो वो तो मेरी बेटी कविता ही है। अच्छा ठीक है चाचा जी, मुझे लगा जाने दीजिए, छोड़िए। आप बताइए, आप कैसे हैं? अमर बात को पलट देता है, लेकिन सरपंच को इस बात पर शक हो जाता है। मुझे लगता है अमर बेटा को मेरी लड़की पसंद आ गई। ये तो बहुत अच्छी बात है। और मेरी लड़की इतने बड़े परिवार में चली जाएगी तो उसका तो नसीब ही बदल जाएगा। इतने अमीर लोग मुझे और कहीं नहीं मिलने वाले। इतना सोचकर सरपंच मन ही मन बहुत खुश होता है। तभी अमर बोलता है, चलो ठीक है चाचा जी, मैं अब निकलता हूँ, मुझे देर हो रही है। नहीं नहीं बेटा, जरा 1-2 दिन रुक कर जाओ। कभी गांव की भी शुद्ध हवा में रहो। शहर में तो रोज ही रहते हो, हमें भी मौका दो तुम्हारी खातिरदारी करने का। नहीं चाचा जी, इस बार नहीं, अगली बार आऊँगा तो रुकूंगा। इतना कहकर अमर वहां से चला जाता है। घर जाकर अपने पिताजी से बोलता है, पिताजी, मैंने गांव में एक लड़की देखी है, मुझे उसी से शादी करनी है। मुझे वो लड़की बहुत पसंद आई। अरे बेटा, तुम किसी लड़की की बात कर रहे हो? पिताजी, वो लड़की, वो आपके गांव के दोस्त है ना, जिनके यहाँ आपने मुझे भेजा था, उन्हीं की लड़की है कविता। मुझे उसी से शादी करनी है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो बिल्कुल मना नहीं करेगा। मैं कल ही उसके पास जाकर शादी की बात करता हूँ और वो भी ये सुनकर बहुत खुश होगा। दूसरे दिन अमर के पिता और अमर सरपंच के यहाँ आते हैं। अरे मेरे दोस्त पूरन, आज बहुत दिनों बाद मिल रहा है। तू तो बहुत बड़ा आदमी हो गया है। याद है हम दोनों ने साथ में ही कारोबार शुरू किया था। आज तू कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आज तूने मुझे बहुत खुश कर दिया, जो अपने पूरे परिवार के साथ मेरे घर आ गया। मैं तुझे देखकर बहुत खुश हूँ। अरे भानु प्रताप, अमर की वजह से हमें अभी आना ही पड़ा। दरअसल अमर को तुम्हारी बेटी पसंद आ गई है और वो उससे शादी करना चाहता है। उसी की बात करने के लिए हम यहाँ आए हैं। ये सुनकर भानुप्रताप बहुत खुश हो जाता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं पूरन, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुमने आज मेरा दिल ही खुश कर दिया। हमारी दोस्ती आज रिश्तेदारी में बदलने जा रही है। इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात होगी। चलो अब अपनी बेटी को बुलाओ, हमने उसे देखे बरसों हो गए। जब हमने उसे देखा तो वो बहुत छोटी सी थी। तभी भानुप्रताप अपनी बेटी को आवाज लगता है और बोलता है, अरे बेटा कविता, जरा यहाँ तो आना। जैसे ही कविता आती है, अमर उसे देखकर दंग रह जाता है और बोलता है, अरे चाचा जी, जिसे मैंने उस दिन देखा था, ये वो लड़की नहीं है। वो लड़की कोई और थी।
ये आप क्या बोल रहे हैं अमर बेटा? आपने जिसे उस दिन देखा था, ये वही लड़की है। ठीक से देखो, शायद आपको भूल गए। ये वही लड़की है जो उस दिन कुएं के पास खड़ी थी। ताइसी नहीं नहीं चाचा जी, मुझे अच्छी तरह से याद है। मैंने लाल रंग के सलवार सूट में एक लड़की को देखा था। इतना सुन के भानु प्रताप सोच में पड़ जाता है। कहीं अमर बेटा ने उस गरीब श्यामलाल की लड़की राखी को तो नहीं देख लिया? उस दिन वहीं थोड़ी देर पहले वहां पानी भरने आई थी, और शायद अमर बेटा उसी की बात कर रहा है। नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ करना होगा। मुझे कुछ भी करके श्यामलाल और उसकी बेटी को इस गांव से भगा देना होगा, इससे पहले कि अमर बेटा उसे गांव में जाकर ढूंढ ले। ठीक है अमर बेटा, ऐसे बात है तो मैं खुद उस लड़की को आपके लिए ढूंढ के लाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। अमर, तुम ये क्या बात कर रहे हो? हम तुम्हारे कहने पर आए थे। तुमने कहा था कि तुम्हें सरपंच की लड़की पसंद आई है, और हमें भानु प्रताप की लड़की बहुत ज्यादा पसंद है। और तुम पता नहीं किस लड़की की बात कर रहे हो। हमें तो यही लड़की पसंद है, और मेरी यही इच्छा है कि मेरे दोस्त के यहाँ ही तुम्हारी शादी हो। और कविता में क्या कमी है? बहुत अच्छी लड़की है बेटा। पर पिताजी, मुझे उसी लड़की से शादी करनी है जिसे मैंने उस दिन कुएं पर देखा था। चलो भानु प्रताप, अब हम चलते हैं। हमने तुम्हें तकलीफ दी, उसके लिए हमें माफ कर देना। नहीं पूरन, इसमें तकलीफ कैसी? शायद मेरे समझने सुनने में गलती हो गई होगी, पर मैं कोशिश करूंगा कि उस लड़की को जल्दी से जल्दी ढूंढ दूं। इतना कहकर पूरन और अमर अपने घर चले जाते हैं, और घर जाकर पूरन अपने लड़के अमर से बोलता है। अरे अमर, तूने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? पता नहीं मेरे दोस्त भानु को कितना बुरा लगा होगा। पर पिताजी, मैंने जिस लड़की को देखा था वो सरपंच की लड़की नहीं थी, वो कोई और थी। और पिताजी, मैं ऐसे ही किसी भी लड़की से शादी नहीं कर सकता। मैं इसी लड़की से शादी करना चाहता हूं जिसे मैंने उस दिन कुएं पर देखा था। अमर बेटा, बात वो नहीं है। बात ये हो रही है कि मेरे दोस्त का तुमने अपमान किया है, और तुम कहाँ किसी लड़की की बात कर रहे हो? तुम्हें इससे अच्छी लड़की और कहीं नहीं मिलेगी। तुम्हें इसी से शादी करनी होगी। नहीं पिताजी, मैं कविता से बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगा। पर तुम जिस लड़की की बात कह रहे हो उसका कोई पता नहीं है। कहाँ ढूंढोगे उसे? पिताजी, मैं कुछ भी करके उसे ढूंढ लूंगा। ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं तुम्हें 5 दिन देता हूं। अगर 5 दिन में तुमने उस लड़की को ढूंढ लिया तो ठीक है, वरना तुम्हारी शादी कविता से करवा दूंगा। ठीक है पिताजी, जैसा आप ठीक समझें। अमर बेटा को इस पूरे गांव में इस गरीब श्यामलाल की लड़की ही पसंद आई। मैं ये बिल्कुल नहीं होने दूंगा। कहा वह गरीब की लड़की और कहा मेरी बेटी। उन्होंने उस गरीब लड़की के लिए मेरी लड़की को ठुकरा दिया। ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। मेरी बेटी की जगह वो लड़की कभी नहीं ले पाएगी। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इससे पहले अमर को पता लगे, मैं उस श्यामलाल और उसकी बेटी राखी को गांव से निकल दूंगा। फिर मजबूरन उसे मेरी बेटी से ही शादी करनी पड़ेगी। अरे मैं तो भूल ही गया, श्यामलाल को तो पता ही नहीं है कि उसके बेटे के पैसे शहर से एक आदमी लेकर आया, वो मैंने ले लिए हैं। मैं इस बात का फायदा उठा सकता हूं। मैं आज ही जाकर उसे लिया हुआ पूरा कर्जा लौटने को कहता हूं। इससे लोगों को भी शक नहीं होगा, और मैं उसे कर्जा नहीं लौटने की वजह से गांव से भगा दूंगा। उसका पूरा घर ले लूंगा और उसे गांव से निकल दूंगा। उस दिन भानु प्रताप श्यामलाल के घर जाता है और बोलता है, श्यामलाल, बाहर आओ। बोलिए हुजूर। रामलाल, तुम मेरे अच्छे होने का फायदा उठा रहे हो। मैं उतने दिनों से चुप इसलिए बैठा हूं कि तुम्हारा बेटा मर गया, और उसके जाने की वजह से मैं खुद तुम्हारे यहाँ नहीं आया और तुम्हारी राह देख रहा था। पर तुम तो मेरे अच्छे होने का फायदा उठा रहे हो। अब मैं कुछ नहीं सुनने वाला। मेरे पूरे पैसे लौटा दो, और मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा समय दे दिया है। हुजूर, मैं इतने सारे पैसे अभी कहाँ से लौटाऊंगा? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। अगर मेरे पैसे नहीं दे सकते तो इस घर को खाली करके दे दो। मैं इस घर को बेचकर अपने पैसे ले लूंगा। नहीं हुजूर, ऐसा मत कीजिए, मैं रास्ते पर आ जाऊंगा। मैं इतने दिन से तुम पर तरस खाकर तुमसे कुछ नहीं बोला। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे सिर पर बैठ जाओ। अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। बस तुम ये घर खाली कर दो और यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं मेरे आदमियों को बोलकर तुम्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकलवा दूंगा।
चलिए पिताजी, अब हम खुद को झूठी तसल्ली नहीं दे सकते। हम लकड़ियां बेचकर और दूसरी के घर काम करके प्रधान के पैसे नहीं लौटा सकते। हमें ये घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा। इतना कहकर राखी अपने पिताजी को लेकर घर से बाहर चली जाती है और दूर जंगल में जाकर वहां एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगती है। और इसी के चलते राखी के पिताजी और बीमार हो जाते हैं और इसलिए अपने पिताजी के लकड़ी बेचने का काम करने लगी और इसी तरह से घर चलाने लगती हैं। मैं तो कितना खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसे बेटी मिली, पर मेरी वजह से तुम्हें कितनी परेशानी हो रही है। पिताजी, आप ऐसा मत बोलिए। आपकी सेवा करने के लिए मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही है। आपकी सेवा करना मेरा धर्म है। आपकी सेवा करने में कैसे परेशानी? पिताजी, मैंने खाना बनाकर रख दिया है। आप खाना खा लेना। मैं लकड़ी तोड़ने जा रही हूँ। जल्दी लौट आऊंगी। इतना बोलकर राखी जंगल में लकड़ी काटने चली जाती है। देखते ही देखते सुबह से शाम हो जाती है, पर राखी जंगल से नहीं लौटी। इसी वजह से राखी के पिता बहुत परेशान हो जाते हैं। श्यामलाल बोलता है, राखी को अभी तक आ जाना चाहिए, पर अभी तक नहीं आई। कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं पड़ गई। मुझे अपनी बच्ची को जाकर ढूंढना चाहिए। मैं घर पर ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। इतना कहकर श्यामलाल राखी को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में श्यामलाल की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है और वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है और यहाँ राखी घर पहुँच जाती है। तभी अमर राखी को ढूंढते ढूंढते श्यामलाल के पास आकर खड़ा हो जाता है और बोलता, बाबा, आप ठीक तो हो ना? अमर श्यामलाल को उठाता है और किसी तरह उठाकर एक पेड़ के नीचे बैठा देता है और बोलता है, अरे बाबा, आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? आपकी तो तबीयत ही बहुत खराब लग रही है। अरे बेटा, मैं अपनी बेटी राखी को ढूंढने के लिए जंगल में जा रहा था। वो लकड़ियां तोड़ने गई थी, पर अब तक नहीं लौटी। पता नहीं कैसे मुझे चक्कर आ गए। कोई बात नहीं बाबा, बस आप मुझे आपके घर का पता बताइए, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। तभी अमर श्यामलाल को लेकर राखी के घर आता है और जैसे ही अमर की नजर राखी पर पड़ती है, राखी को देखकर अमर को झटका लग जाता है और मन ही मन बहुत खुश भी हो जाता है। हे भगवान, तेरा लाख लाख धन्यवाद। आज तूने मेरी सुन ली। अगर मैंने आज इस बाबा की मदद नहीं की होती तो मैं यहाँ कभी नहीं पहुँच पाता। शुक्रिया भगवान, जो तूने मुझे इस लड़की से मिला दिया, वरना मुझे सरपंच की लड़की से शादी करनी पड़ती। पिताजी, आप ठीक तो है ना? बेटा, तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हें ढूंढने बाहर गया था। पता नहीं कैसे मुझे चक्कर से आ गए और मैं बीच रास्ते पर गिर गया था। तभी इन्होंने मेरी मदद की और मुझे घर तक लेकर आए। अगर ये वहां नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे पिताजी की मदद की। मैं हमेशा आपकी एहसानमंद रहूंगी। बाबा, आप गांव के बाहर इस जंगल में छोटी सी झोपड़ी बनाकर क्यों रह रहे हैं? तब श्यामलाल अपनी सारी आप बीती बताता है और सरपंच की सारी करतूत भी बता देता है और अपना बेटा कारखाने की आग मैं खो दिया ये भी बताता है। ये सुनकर अमर बोलता है, बाबा, वो कारखाना मेरा ही था। मैं ही उस कारखाने का मालिक हूँ। दरअसल तकनीकी खराबी की वजह से वो आग लगी थी। उसमें काफ़ी लोग मारे गए थे, लेकिन मुआवजे के तौर पर मैंने सभी परिवारों को 2-2 लाख रुपए भिजवाए थे। क्या आपको वो पैसे नहीं मिले? बेटा, यहाँ तो कोई भी नहीं आया। हमें कोई पैसे नहीं मिले। अगर मिल जाते तो तुम ही सोचो हम यहाँ जंगल में क्यों होते। ये सुनकर अमर को धक्का सा लग जाता है। अमर बोलता है, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो अपने आदमी को बोलकर पूरे पैसे भिजवाए थे। जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे इस बात का पता लगाना पड़ेगा। बाबा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मुझे 3-4 दिन का वक्त दीजिए। मैं इस बात का पता लगाकर आपको आपके पैसे दिलवा कर रहूंगा। दूसरे दिन अमर अपने आदमी को लेकर श्यामलाल के पास जाता है और पूछता है। वो आदमी साफ मना कर देता है और बोलता है, नहीं साहब, मैंने वो पैसे इनको नहीं दिए। मैंने वो पैसे श्यामलाल नाम के आदमी को दिए हैं। उसने कहा था कि वही श्यामलाल है और मैंने वो सूटकेस उनके पास दे दिया था और वहां से चला गया। मुझे नहीं पता था कि वो मुझसे झूठ बोल रहा है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो आदमी कौन है जिसको तुमने पैसे दिए थे? हाँ साहब, अगर मैं उसे देख लूं तो मैं उसे पहचान जाऊंगा कि वो आदमी कौन है। मैं तुम्हें 5 घंटे का वक्त देता हूँ और पूरे गांव में पता करो कि तुमने वो पैसे किस आदमी को दिए, और मुझे जल्द से जल्द वो इंसान चाहिए जिसे तुमने पैसे दिए। कुछ देर बाद वह आदमी दौड़ता हुआ वापस आता है और बोलता है, मालिक, मैंने पता कर लिया, उस आदमी का नाम श्यामलाल नहीं भानु प्रताप है और वो इस गांव का सरपंच है। उसी ने मुझसे झूठ कहा था कि वो श्यामलाल है और मुझसे सारे पैसे ले लिए। इतना बड़ा धोखा मैं सोच भी नहीं सकता कि सरपंच इतना गिर सकता है। उसने मेरे बेटे के सारे पैसे खुद रख लिए और ऊपर से हमें घर से निकाल दिया। अमार मन ही मन सोचता है। अच्छा, तो ये बात है। अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई। उसने अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाने के लिए राखी और उसके पिता को जानबूझकर घर से निकलवा दिया, ताकि मैं उसे कभी ढूंढ नहीं सकूं और मेरी शादी उसकी बेटी कविता से हो जाए। बाबा, आप फिक्र मत करिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। अच्छा, तो अब मैं देखता हूं इसे कैसे सबक सिखाना है। आप सब मुझ पर छोड़ दीजिए। फिर अमर अपने आदमी को लेकर सरपंच के घर जाता है। जैसे ही सरपंच उस आदमी को देखता है, हक्का बक्का रह जाता है। तभी वो आदमी बोलता है, साहब, यही है जिसने मुझे कहा था कि ये श्यामलाल है। मैंने इसी को पैसे दिए थे। ये सुन सरपंच के पसीने छूट गए। वो अमर के सामने बहुत शर्मिंदा हो जाता है। चाचा जी, ये सब आपने किया है? मुझे तो यकीन नहीं होता। आपने गरीब आदमी के हक का पैसा उससे छीन लिया। आपको पता है उसके पिताजी को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। और इतना ही नहीं, आपने उससे पैसे लेकर भी उसे इस गांव से निकाल दिया। आपने तो उससे सारे पैसे ले लिए थे, फिर आपने ऐसा क्यों किया? जवाब दीजिए। अमर बेटा, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। मैं पैसों के लालच में आ गया था और अपनी बेटी के मोह में अंधा हो गया था। इसलिए मैंने ऐसा किया। जब तुमने मुझे उस लड़की के बारे में बताया, मैं पहचान गया कि तुम राखी की बात कर रहे हो। इसीलिए मैंने ये चाल चली और राखी और उसके पिताजी को इस गांव से निकाल दिया, ताकि तुम्हें वो लड़की नहीं मिलती और मजबूरन तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी पड़ती। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं बहक गया था। तभी पूरन वहां आ जाता है। उसे भी सारी घटना पता लग जाती है और वो भी सरपंच को बहुत खरी खोटी सुनाता है। और फिर अमर और उसके पिताजी राखी के घर जाते हैं और सारे पैसे उसके पिताजी को देते हैं और उसके पिताजी से राखी का हाथ भी मांगते हैं।